नमस्कार दोस्तों, सर्वे कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नारायण सैंडल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है कि मैं आपको इंडिया के इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हम इंडिया के इतिहास के अंदर हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद जैनिज्म, बौद्धिज्म, उसके बाद फिर वैदिक काल, फिर हिर्यक वंश, मौर्य, गुप्त काल आदि राजवंशों का अध्ययन करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो अध्ययन करते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, और नगरीय सभ्यता के अंदर आदि मानव कैसे पहुंचा है, इस बात के बारे में आज मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो इतिहास को पढ़ने से पहले कौन सा चैप्टर अपने पास? इतिहास। और इतिहास को पढ़ने से पहले क्या कि मैं आपको कालों के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि किस काल के अंदर आदि मानव का बुद्धि का विकास हो चुका है और वो कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। तो इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहास को हम क्या है कि 3 भागों में डिवाइडेड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं कि 3 भागों में। जो अपना पहला भाग आ रहा है उसके अंदर कह रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। सेकंड है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक काल। और सेकंड है अपने पास ऐतिहासिक काल। ठीक है ना। अब बात आती है प्राग ऐतिहासिक काल की। अगर प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में आपसे अगर जानकारी देना चाहूं, तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे बड़ी बात है कि प्राग ऐतिहासिक काल को क्या भी कह रहे हैं अपन, पाषाण काल भी कह रहे हैं इसको। क्या कह रहे हैं? पाषाण काल। इस पाषाण काल के अंदर बात यह है कि इस काल के बारे में हमारे पास क्या है, कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, लेकिन हम पुरातत्विक स्रोतों के आधार पर इस काल का डिवाइडेशन करते हैं कि इस टाइम पे जो जो हमें वस्तुएं मिली है वो किस टाइम की है, कि सब प्राग ऐतिहासिक काल की है। अगर मैं आदि ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं आपसे, इस टाइम पीरियड के हमारे पास क्या लिखित साक्ष्य तो प्राप्त है, लेकिन इस टाइम पीरियड के जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं उनको पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कि इस टाइम पर जो लिपि यूज में ली जाती थी उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, और वह पढ़ा भी जा सकता है। इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं हमारे पास। क्या नहीं है? लिखित साक्ष्य नहीं। क्या नहीं है हमारे पास? लिखित साक्ष्य नहीं है। अब प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 काल खंडों में डिवाइडेड करके पढ़ते हैं। किसको? प्रागैतिहासिक काल को। तो प्रागैतिहासिक काल को अगर हम 3 काल खंडों में अगर मैं डिवाइडेड करूं, तो सबसे पहला आता है अपने पास कौन सा, कि पुरा पाषाण काल। कौन सा? पुरा पाषाण काल। सेकंड आता है हमारे पास मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और थर्ड आता है मेरे पास नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज भी, पैलियोलिथिक पीरियड भी कह रहे हैं, इसको मीसोलिथिक पीरियड भी कह रहे हैं, इसको न्यूलिथिक पीरियड भी कह रहे हैं। इनको हम क्या प्रागैतिहासिक काल को 3 काल खंडों में बांट कर हम इसको डिवाइडेड कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि पुरा पाषाण जो काल है हमारे पास, पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है? पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कितना है, कि पूरा पाषाण काल है वो कितने टाइम पीरियड से कितने टाइम पीरियड तक रहा है?
तो जो पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है हमारे पास 14 लाख बीसी से लेकर 14 लाख बीसी से लेकर और कितना के साथ 10,000 बीसी तक। 14 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक हमारे पास कौन सा है? पुरापाषाण काल। अगर मैं मध्य पाषाण काल की अगर आपसे बात करूं तो मध्य पाषाण काल है वो अपना कहां से कहां तक? मध्य पाषाण काल है 10,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी से लेकर और 7,000 बीसी तक। अगर नव पाषाण काल की अगर टाइम पीरियड की मैं आपसे बात करूं तो यह अपना कौन सा? 7,000 बीसी से लेकर और 3,000 बीसी। अगर इसी काल क्रम को अगर मैं ज्योग्राफिकल टर्म से अगर आपसे बात करूं तो सबसे पहले आता अपना क्वाटरनरी एरा, और क्वाटरनरी एरा के अंदर प्लेस्टोसीन युग और दूसरा होमोसीन युग। प्लेस्टोसीन जो युग है वो स्टार्ट होता है कब से? 20 लाख वर्ष पूर्व से। जब क्या हो रहा है कि पर्वतों का विकास हो चुका है और पर्वतों से क्या बह रही है? नदियां बह रही हैं और नदियों के द्वारा लाया जा रहा है घास मैदानी क्षेत्रों के अंदर, ठीक है ना। और उससे क्या हो रहा था? वनस्पति का निर्माण हो रहा है। वनस्पति के निर्माण से क्या? जीव की उत्पत्ति हो रही है। जीव की उत्पत्ति हो रही है। अगर प्लेस्टोसीन अगर युग को अगर मैं लेता हूं तो प्लेस्टोसीन युग कब से स्टार्ट हो रहा है? सब 20 लाख वर्ष पूर्व से। अगर 20 लाख वर्ष से पूर्व से कहूंगा 14 लाख वर्ष से और 20 लाख वर्ष पूर्व का समय, यानी कि अपना 20 लाख से और कौन सा 14 लाख बीसी वाला समय, इस समय पर हम कह सकते हैं कि देवीय शक्तियों का उत्पन्न हुई है या देवीय शक्तियों का प्रभुत्व रहा है। इस टाइम में देवी शक्तियों का प्रभुत्व रहा है। उसमें से सबसे पहले जो तीन आपने जो जिनको देव मानते हैं उन देवों में सबसे पहला कौन है? कि साहब कौन सा? विष्णु पिथेकस। कौन सा? विष्णु पिथेकस। दूसरा ब्रह्म पिथेकस और थर्ड है अपना कौन सा? शिवा पिथेकस। पिथेकस क्या है कि पिथेकस को संज्ञा दे रहे हैं उस टाइम का जो आदि मानव, उसको कह रहे हैं पिथेकस, ठीक है ना। तो हमने क्या कह दिया कि साहब विष्णु पिथेकस, ब्रह्म पिथेकस, शिवा पिथेकस, ये कब आ रहे? पृथ्वी पर आ रहे हैं 20 लाख वर्ष से और 14 लाख वर्ष बीसी के आसपास। इनका क्या है कि टाइम पीरियड है। उसके बाद का जो समय वो है क्या? पुरापाषाण काल, और उसके बाद का समय वो मध्य पाषाण काल, और उसके बाद का समय वो क्या है? नवपाषाण काल, ठीक है ना। कौन सा? नवपाषाण काल। अगर मैं बात करूं आद्य ऐतिहासिक काल को, तो आद्य ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइडेड करके देखते हैं। कितने भागों में डिवाइडेड करके देख रहे हैं? कि सब 3 भागों में डिवाइडेड करके देखते हैं। कि 3 भाग कौन कौन से? कि 3 भाग हैं। एक तो प्राग हड़प्पा स्तर, कौन सा? प्राग हड़प्पा, ठीक है ना। सेकंड है हमारे पास परिपक्व हड़प्पा, कौन सा? परिपक्व हड़प्पा। और थर्ड है हमारे पास कौन सा है? कैसा? हड़प्पा, यानी पूर्ण हड़प्पा। इन 3 काल पीरियडों में आज ऐतिहासिक काल को बांट कर देखते हैं। अगर तीनों टाइम की अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो ये है कौन सा? 3250 से लेकर और 2350 के आसपास। 3250 बीसी से और कितना? कि 2350 बीसी तक। परिपक्व हड़प्पा की मैं आपसे बात करूं तो यह है अपना कौन सा? कि 2350 से लेकर 2350 से लेकर और कितना? कि 1750 ईस्वी। अगर मैं पूर्ण हड़प्पा की, अगर विकसित हड़प्पा की आपसे बात करता हूं तो इसका टाइम पीरियड 1750 के बाद का पीरियड, 1750 बीसी से बाद का जो समय वो हड़प्पा या विकसित हड़प्पा का जो समय पीरियड है वो कौन सा है? 1750 बीसी से बाद का समय। अब आगे हम डिटेल में बात करेंगे किसी पूर्ण पाषाण काल की। तो पूर्ण पाषाण काल की अगर मैं बात करूं आपसे तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसकी? पुरापाषाण काल की। तो पहला आ रहा अपने पास कौन सा? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, देखो पुरापाषाण काल की बात कर रहा हूं। पुरापाषाण काल के अंदर कौन है? कि सब आदि मानव। कौन है? आदि मानव है। अब आदि मानव की अगर बात करूं तो आदि मानव
की सबसे पहले आवश्यकता क्या है कि साहब, आवश्यकता है इसका क्या, भोजन। आवश्यकता क्या है इसकी, भोजन। तो देखो जो आदि मानव है इस टाइम पीरियड का, जो हमारे पास कौन है, आदि मानव। आदि मानव की सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि साहब भोजन। जब भोजन उसकी पहली आवश्यकता है तो भोजन के लिए वो करेगा क्या, सब शिकार करेगा। एक बात और आपको बता देता हूं, आदि मानव के पास इस टाइम क्या बुद्धि का विकास नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धि का विकास हमेशा निश्चित रूप से टाइम पीरियड के बाद होता है। जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता जाता है वैसे वैसे बुद्धि का विकास। इस टाइम पीरियड तक क्या बुद्धि का विकास नहीं हुआ। बुद्धि का विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है। बुद्धि का विकास क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता है, और पूरा पाषाण काल के अंदर आदमी की आदि मानव की बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। जब आदि मानव की बुद्धि का विकास नहीं हुआ तो उसके पास और कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन आदि मानव की कुछ दैनिक आवश्यकताएं तो हैं, और उन दैनिक आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता उसकी क्या है कि साहब भोजन। सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि भोजन, और भोजन के लिए वो करेगा क्या कि साहब शिकार करेगा। तो इस टाइम पीरियड का जो आदि मानव है वो आदि मानव कैसा है कि आदि मानव है शिकारी। तो आदि मानव कैसा है साहब, यहां आदि मानव के साहब, आदि मानव कैसा है कि आदि मानव है इस टाइम का कैसा कि शिकारी प्लस खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक के शिकारी है और खाद्य संग्राहक। कैसे कि आज आदि मानव को भूख लगी, और भूख लगने के लिए वो जंगल में निकला शिकार के लिए, और शिकार को उसका ऐसा शिकार मिल गया, कोई मिल गया भैंसा ही, उसका उसने शिकार कर लिया, शिकार करके उसने उसको खा लिया, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट बच तो गया। बच गया तो उसने उसने सोचा कि जब अगली बार मुझे भूख लगी तो इसको खा लूंगा मैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइम का जो आदि मानव है वो क्या है कि खाद्य संग्राहक है। कैसा है, खाद्य संग्राहक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो आदि मानव है इस टाइम के जो आदि मानव है इसको बोल क्या रहे हैं हम, ये जो आदि मानव है इस आदि मानव को हमने नाम दे दिया है, और नाम क्या दे दिया है कि नाम दे दिया है सब होमो इरेक्टेकस। होमो इरेक्टेकस, होमो इरेक्टेकस का अर्थ है कि ऐसा मानव जिसकी हड्डी सीधी है और वो सीधा होके चल रहा है अपने पांवों पे, तो उसको क्या कह रहे हैं हम, होमो इरेक्टेकस। क्या कह रहे हैं उसको, होमो इरेक्टेकस। अब सबसे बड़ी बात है कि शिकार कर रहा है तो शिकार के लिए उसको कुछ ना कुछ आवश्यकता तो पड़ेगी शिकार के लिए, कि साहब औजारों की आवश्यकता पड़ेगी। कि औजार कैसे हैं कि औजार उसके कैसे के बेडोल पाषाण उपकरण है उसके। कैसे कि औजार, औजार कैसे के साहब बेडोल पाषाण उपकरण है। कैसे कि बेडोल, बेडोल पाषाण उपकरण, उपकरण। जब बेडोल पाषाण उपकरण है कैसे हैं कि साहब है भारी है ये। कैसे हैं, भारी है। प्लस कोर उपकरण है इसके पास। कैसे हैं, कोर उपकरण। कैसे उपकरण है इसके पास, ये कोर उपकरण है। बेडोल पाषाण उपकरण प्लस कैसे हैं कि साहब कोर उपकरण। ठीक है। लेकिन सर आपने एक चीज बताई कि इस टाइम आदि मानव की बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है, तो आदि मानव की जो बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ तो उसने कैसे इस बेडोल पाषाण उपकरणों को बना लिया। देखो इन बेडोल पाषाण उपकरणों को बनाने के लिए उसने 3 टेक्निकों का उपयोग किया है। इन उपकरणों को बनाने के, औजारों को बनाने के लिए तकनीक का उपयोग किया। जिस तकनीक का उपयोग लिया है वो तकनीक उन तकनीक के अंदर आती है। सब 3 तकनीक उपयोग में ली है उसने। कि सब कौन कौन सी तकनीक उपयोग में ली है। फर्स्ट तकनीक जो उसने यूज में ली है, ये क्या कर रहा है, इन औजारों को बनाने के लिए जिस टेक्निक का उपयोग कर रहा है, यानी तकनीक का उपयोग कर रहा है, उस तकनीक के अंदर ये 3 तकनीकों का उपयोग कर रहा है। कि 3 तकनीक है कौन कौन सी है। कि फर्स्ट तकनीक जो यूज में ले रहा है वो तकनीक इसके पास कौन सी है, कि फर्स्ट तकनीक है इस पर कौन सी है, आघात तकनीक के द्वारा। कौन सी है, आघात तकनीक। फर्स्ट ही हो गई इसके पास आघात तकनीक। सेकंड ले रहा है ये कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक तकनीक। इलेक्ट्रॉनिक तकनीक।
क्लेक्टोनिक क्लेक्टोनिक तकनीक या क्लेक्टोनी, कौन सी? क्लेक्टोनी तकनीक यूज में ले रहा है। थर्ड जो यूज में ले रहा है वो टेक्निक यूज में ले रहा है कौन सी? लवालवाई। कौन सी टेक्निक? क्या? लवालवाई। लवालवाई लवालवाई तकनीक को यूज में ले रहा है किसमें? के साहब औजारों के रूप में। के साहब ये तकनीक है क्या? कि तकनीक ये है, देखो आदि मानव को आवश्यकता पड़ रही है शिकार की, शिकार के लिए क्या कर रहा है? के साहब पत्थर को उठा रहा है। और जब पत्थर को उठा रहा है तो वो कर क्या रहा है कि एक पत्थर है, कौन सा पत्थर है के साहब? एक पत्थर है और एक दूसरा पत्थर है, दोनों पत्थरों को आपस में टकरा रहा है। जब इन पत्थरों को आपस में टकरा रहा है तो इनके बगल से कुछ पत्थर के टूक तो बचते हैं, यानी कि टकराया और टकराने से हुआ कि पत्थर के टूक हुए, और जब पत्थर टूटा तो ये वाले भाग जो बच गए, यानी एक भाग तो ये बच गया और एक भाग इधर से बच गया। अब बीच वाला जो हमें भाग बचा है इस पत्थर का, उस पत्थर को अपन क्या कह रहे हैं कि साहब ये कोर उपकरण। कैसे औजार है कि कोर है, तो इसको नाम दे दिया मैंने क्या? कोर। ठीक है ना। आघात तकनीक के द्वारा जब पत्थरों को आपस में टकरा रहा है, टकराने से जो हमारे पास जो बीच का पार्ट बच के आ रहा है उसको कह रहे हैं अपन कोर औजार। क्या करें? कोर औजार या फिर कोर उपकरण। अब इसके बाद जो बगल में छोटे छोटे दो सल्क बच गए हैं, क्या बच गए? सल्क। अब सल्क कैसे? जैसे कि एक मिस्त्री मकान को बनाते समय जब छत डालने के लिए चीरियों का उपयोग करता है और चीरियों के लिए छटाई करता है, और छटाई करने पर जब उसके बाद जो पत्थर बचते हैं सल्कनुमा, वो नुकीले से सल्क, वही ये सल्क है। इस टाइम जो वो सल्क थे उस टाइम क्या है, इनको हथियार के यूज में लेता था, हथियार के रूप में। ठीक है ना। अब ये सल्क अगर छोटे छोटे हैं, ये सल्क अगर छोटे छोटे हैं तो ये क्या है कि क्लेस्टोनिक तकनीक के अंदर आ जाएंगे। ये कैसे? छोटे छोटे तो ये किसके अंदर आ जाएंगे? सब क्लेस्टोनिक तकनीक के अंदर आ जाएंगे। अगर ये सल्क बड़े बड़े हैं, अगर इनकी साइज बड़ी है इन सल्कों की, तो इस सल्क किस में आ जाएंगे? सब सल्क आ जाएंगे साहब ये लवालवाई तकनीक के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? लवालवाई तकनीक के अंदर। अब सबसे बड़ी बात है क्लेक्टोनिक तकनीक, और क्लेक्टोनिक तकनीक के जो हमारे पास जो साक्ष्य मिले वो मिले इंग्लैंड, यानी जो तकनीक यूज में ली जाती थी वो कहां ली जाती थी? इंग्लैंड के अंदर। और लवालवाई तकनीक की अगर मैं बात करूं तो लवालवाई तकनीक आती थी सब फ्रांस के अंदर। कहां रही है? फ्रांस के अंदर। कहां गई? सब फ्रांस के अंदर आ गई। ठीक है ना। आदि मानव है, आदि मानव शिकारी खाद्य संग्रह के औजार ले रहा, बेडोल पाषाण उपकरण। ठीक है ना। अगर उसके बाद मैं आपसे बात करूं कि आदि मानव के द्वारा जो हमें बेडोल पाषाण जो उपकरण प्राप्त हुए, उपकरणों में औजार है कैसे, कौन कौन से ऐसे औजार है जो हमें प्राप्त हुए, और औजार है कौन कौन से, उनको देखते हैं। देखो यहां से मिले हुए क्या अपने को? औजार। क्या मिले? औजार। कैसा? औजार कैसे हैं और कौन कौन से ऐसे औजार हैं जो हमें यहां से मिले? तो सबसे पहले आ रहा अपने पास कौन सा? पेबल्स। कौन सा आ रहा है? पेबल्स। और पेबल्स को कह रहे हैं अपन बटिकाशम। क्या कह रहे हैं इसको? बटिकाशम। पेबल्स को क्या कह रहे हैं? बटिकाशम। यानी बटिकाशम यहां से क्या है? औजार मिले हैं। अगला मिला है हमें क्लेवर्स, और क्लेवर्स को हम कह रहे हैं क्या? पितारनी। अगली क्या मिली हमें से? पितारनी। थर्ड की अगर मैं आपसे बात करूं कि थर्ड हमें क्या मिल रहा है साहब यहाँ से? थर्ड हमें मिल रहा है यहाँ से हैंड एक्स, यानी कि हस्त कोठार। क्या मिल रहा है हमें यहाँ से? हस्त कोठार। क्या प्राप्त हो गया हमें यहाँ से? हस्त कोठार प्राप्त हो गया। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है कि, और हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ से क्या? खुरचनी। क्या प्राप्त हो रही है? खुरचनी। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया? और प्राप्त हो रहा है हमें यहाँ से क्या? चॉपर। क्या प्राप्त हो रहा है? चॉपर। और क्या प्राप्त हो रहा है साहब? चॉपिंग। चॉपर और चॉपर।
अब सबसे बड़ी बात है कि साहब एक खुरचनी क्या काम आ रही है। हमने कह दिया कि आदि मानव इस टाइम क्या है कि पशु का शिकार कर रहा है। जब पशु का शिकार कर रहा है यानी कि पास खुरचनी बना रहा है, किससे? ये भी पत्थर से बन रहा है। यानी पत्थर की नुकीली टाइप में इसको क्या मिल गया? पत्थर का मिल गया है, लेकिन सिंपल और किसका है कि पेना टाइप का है। उसको क्या बना दिया इसने? खुरचनी। और किस काम में आ रही है? सब आ रही है क्या कि जो पशु का जो शिकार कर रहा है उस शिकार की खाल को हटाने के लिए किसका उपयोग कर रहा है? सब खुरचनी का उपयोग कर रहा है। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हस्तकुठार का उपयोग कर रहा है। तो पुरा पाषाण काल के टाइम पर जो हमें औजार प्राप्त हुए वो औजार ये। अब सबसे बड़ी बात है कि आदि मानव की एक आवश्यकता थी पहली क्या? भोजन। और भोजन के लिए उसने क्या कर लिया? शिकार। शिकार कर लिया और उससे क्या कर लिया उसने? भोजन। और उसकी हो गई भूख शांत हो गई। एक आवश्यकता उसकी पूर्ण हो गई, लेकिन अब उसकी सेकंड आवश्यकता बचती कि क्या कि सब सेकंड आवश्यकता की क्या? रहना। यानी कि रहे कहाँ? बरसात से, धूप से, बचे किससे? तो इसके लिए ये निवास कर रहा है कहाँ? गुफाओं के अंदर। तो आदि मानव सबसे बड़ा देखो, सबसे पहली बात क्या आदि मानव निवास कहाँ कर रहा है? सब गुफाओं के अंदर कर रहा है। कहाँ कर रहा है? गुफाओं के अंदर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है जो आपको बता देता हूं मैं आपको। देखो आदि मानव क्या औजारों को उपयोग कर रहा है, लेकिन औजारों के लिए। किसके लिए? औजारों के लिए। अब ये औजार बना रहा है, लेकिन औजारों के लिए कच्चे माल का उपयोग कर रहा है। किसका उपयोग कर रहा है? कच्चे माल का। औजारों के निर्माण में, औजारों के निर्माण में, निर्माण में किसका उपयोग कर रहा है? कि निर्माण में उपयोग कर रहा है सब कच्चे माल का। कच्चा माल क्या ले रहा है? उपयोग में ले रहा है। और कच्चे माल के अंदर जिस कच्चे माल को उपयोग ले रहा है उसमें सबसे पहला आता है क्वार्टरजाइट। किसका उपयोग कर रहा है? क्वार्टरजाइट। औजारों के लिए जो औजार बना रहा है उस औजार के लिए सबसे पहले उपयोग कर रहा है किसका? क्वार्टरजाइट का। क्वार्टरजाइट के बाद कर रहा है सब जेस्पर। और जेस्पर के बाद कर रहा है सब चर्ट। और चर्ट के बाद कर रहा है सब फ्लिंट। यानी कि औजारों के निर्माण में कच्चे माल का उपयोग कर रहा है। और कच्चे माल में सबसे पहले उपयोग में ले रहा है क्वार्टरजाइट, जेस्पर, चर्ट और फ्लिंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुरा पाषाण काल के अंदर आदि मानव के द्वारा औजारों के उपयोग में सबसे पहले किस कच्चे माल का उपयोग किया गया है, तो आप करेंगे क्वार्टरजाइट। यानी कह देंगे अपन आदि मानव के द्वारा आदि मानव के द्वारा आदि मानव के द्वारा कच्चे माल के रूप में औजारों के निर्माण में, औजारों के निर्माण में सर्वप्रथम कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में क्वार्टरजाइट का उपयोग किया। क्वार्टरजाइट का उपयोग किया। किसका उपयोग किया है? सब क्वार्टरजाइट का उपयोग करिए। उपयोग किया। ठीक है ना। अब उसके बाद बात आती है आगे। उसके बाद आगे बात आ रही है अपनी, देखो आगे बात मैं आपसे करूं कि क्वार्टरजाइट का उपयोग इसने कर लिया है। हस्तकुठार, बटिकासम, बिदारनी, हस्तकड़, प्रश्नी और चॉपर और चॉपिंग इसके क्या है कि औजार है। अब सेकंड बात है क्या, इसको जब भोजन इसका हो चुका है, भोजन के बाद दूसरी आवश्यकता आई इसके पास क्या? रहने की। तो ये आदि मानव, और आदि मानव क्या क्या निवास के निवास कहाँ कर रहा है? कि साहब निवास कर रहा है कहाँ? कि निवास कर रहा है ये कहाँ? कि निवास हो रहा है इसका गुफाओं में। कहाँ निवास कर रहा है आदि मानव? कि गुफाओं के अंदर निवास कर रहा है। कि कैसे मान ले कि गुफाओं के अंदर निवास कर रहा है? कोई साक्ष्य है क्या इसका भी? हाँ इसका भी साक्ष्य। देखो जो गुफाओं के अंदर जो निवास कर रहा है, गुफाओं के निवास के अंदर हमें सबसे पहला साक्ष्य मिला भारत के अंदर भीमबेटका एमपी। कौन सा है? भीमबेटका एमपी। भीमबेटका एमपी के अंदर
हमें कितनी कि 642 केव मिली हैं, और 642 केव के अंदर हमें क्या है कि जो आदि मानव के द्वारा औजार जो उपयोग में लिए जा रहे हैं वो औजार भी मिले, जिसके द्वारा अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ कि आदि मानव जो निवास कर रहा है वो कहाँ कर रहा है कि साहब गुफाओं के अंदर निवास कर रहा है। ये तो बात थी कि निवास कर रहा है इंडिया के पर्पज से, जो हमें साक्ष्य मिला है कहाँ, भीमबेटका है। अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से अगर मैं बात करूं कि गुफाओं में निवास स्थान के राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कोई हमारे पास साक्ष्य है क्या, तो देखो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से अगर बात करूं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से निवास स्थान की अगर मैं बात करता हूं, तो राजस्थान में निवास के जो हमें साक्ष्य मिले वो कौन से हैं, ओला, समधा, दिखा साहब के जैसलमेर में, ओला समधा खां के साहब जैसलमेर में, के जायल खां के साहब नागौर के अंदर। और अगर बात करूं आगे में तो बैराट खां के साहब जयपुर में। अगली बात करूं कि डिंगरिया खां के साहब जयपुर में। कि अगली और मैं बात करता हूं कि कौन सी के गरड़दा खां साहब बूंदी के अंदर, जहां से हमें क्या मिली है कि गुफाएं मिली, और गुफाओं के अंदर हम अनुमान लगा रहे हैं कि आदि मानव क्या करता था, निवास करता, क्या कर रहा है, निवास कर रहा है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि गुफाओं के निवास स्थान में अगर आधुनिक परिपथ से बात करूं, यानी कि सबसे नवीनतम अगर साक्ष्यों की अगर मैं बात करता हूं, तो नवीनतम साक्ष्यों के अंदर आते हैं 1870 ईस्वी के आसपास। कब, 1870 ईस्वी में अपने पास कौन है कि C.H. हैकट महोदय, हैकट महोदय, और C.H. हैकट महोदय के द्वारा एक तो कौन सा स्थान के साहब, एक है इंद्रगढ़ बूंदी, कौन सा, इंद्रगढ़ बूंदी, और दूसरा है कौन सा कि बैराट जयपुर, बैराट कौन सा कि जयपुर। ठीक है ना, ये नवीनतम साक्ष्य हमारे पास किसके, गुफाओं में निवास करता था कौन, आदि मानव। और अगर बात कर तो 1908 ईस्वी में, कब, 1908 ईस्वी में सेटनकार महोदय, और सेटनकार महोदय के द्वारा क्या किया है कि झालावाड़ क्षेत्र के अंदर, झालावाड़ क्षेत्र के अंदर नवीनतम गुफाओं के क्या मिले, हमें साक्ष्य मिले। देखो जो दोनों जगह, इन जगहों पर हमें मिला क्या है, इन गुफाओं का कैसे अनुमान लगा रहे हैं कि आदि मानव गुफाओं पर निवास करता था। तो देखो इन गुफाओं में पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं हमारे पास, औजार प्राप्त हुए हैं। अगली बात मैं आपसे अगर करूं तो सबसे बड़ी बात आ रही है किसकी, मध्य पाषाण काल, किसकी आएगी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की। देखो एक चीज मैंने आपको बताई है कि बुद्धि का विकास होता है क्रमिक रूप से धीरे धीरे। यहाँ पर क्या है कि टाइम पीरियड गुजर चुका है, टाइम पीरियड यहाँ पर कौन सा आ जाता है कि यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाता है कौन सा, 10,000 BC से और 7,000 BC का। यहाँ आते आते क्या है कि मानव की बुद्धि का विकास हो चुका है, लेकिन पूर्ण रूप से मानव की बुद्धि का विकास नहीं हुआ, कुछ थोड़ा बहुत मानव की बुद्धि का क्या हो चुका है कि विकास हो चुका है। अगर यहाँ के परिपथ से अगर बात करूं कि यहाँ के परिपथ से आदि मानव कैसा है कि आदि मानव वही है शिकारी,
कैसा शिकारी, प्लस क्या है कि साहब खाद्य संग्राहक। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि कुछ मात्रा में यहाँ पर आदि मानव का बुद्धि का विकास हो चुका है। जब बुद्धि का विकास हो चुका है तो उस बुद्धि को उसने कुछ जगह लगाया। तो इसने किया क्या, शिकार करने के लिए जो औजार हैं उस औजारों के अंदर इसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन औजारों के अंदर बुद्धि का प्रयोग किया है। तो इस टाइम के जो औजार क्या है हमारे पास, औजार के औजार कैसे हैं कि औजार मिले हमें माइक्रोलिथिक, यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हमें। क्या मिला यहां से कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की यहां से क्या प्राप्त हुई है, क्या मिलके सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलते कि जो सूक्ष्म पाषाण औजार या उपकरण वो है कैसे कि वो दो तरीके के बने हुए हैं साहब। कि कैसे, एक तो है ज्यामितीय और दूसरे हैं गैर ज्यामितीय। एक प्रकार के कैसे हैं कि ज्यामितीय और दूसरे हैं गैर ज्यामितीय। ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय। ज्यामितीय को बोलते हैं समलंब, ट्रायंगल शेप में जो हमें मिल रहे हैं वो क्या करें, ज्यामितीय औजार हैं। उसके अलावा गैर ज्यामितीय का मतलब है कि चंद्राकार आकृति में जो हमारे यहाँ से जो औजार मिले हमें यहाँ से जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले उनको अपन क्या कहेंगे, सब गैर ज्यामितीय हमारे पास क्या है पर औजार प्राप्त हुए। इसके अलावा हमें मध्य पाषाण काल से तीर कमान के, किसके, तीर कमान के किसके साक्ष्य मिले, सब तीर कमान के साक्ष्य भी हमें मध्य पाषाण काल से मिले हुए। उसके अलावा हमें यहाँ से क्या मिला है कि उसके अलावा और भी साक्ष्य मिले आपसे। देखो यहां से मिले हमें मृत भांड, मृत भांड मिले, क्या मिले, मृत भांड। क्या प्राप्त हुए यहाँ से, मृत भांड प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मृत भांड तो यहाँ से मिले हुए हैं, लेकिन मृत भांड तो यहाँ तक आते आते पहिए का आविष्कार हुआ नहीं है। जब पहिए का आविष्कार ही नहीं हुआ है तो चाक ही नहीं बना तो मृत भांड कैसे आ गए। यहाँ पर जो आदि मानव ने मृतभांड बनाए वो मृतभांड किससे बनाए कि हाथ से निर्मित, हाथ से निर्मित मृतभांड है। मृतभांड प्राप्त हो गए सब किससे, कि हाथ से निर्मित। हाथ से निर्मित कैसे मृतभांड है, कैसा हाथ से निर्मित मृतभांड है। अब ये जो हाथ से निर्मित मृतभांड है ये मृतभांड मिले कहां से, इसके साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए हम, तो हाथ से निर्मित जो मृतभांड है इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हमें कहां से, कि चौपानी मंडो यूपी से। चौपानी मंडो यूपी से, और चौपानी मंडो यूपी से हमें क्या प्राप्त हुएंगे, सब मृतभांड प्राप्त हो। थर्ड बात आ रही है कि साहब यहाँ पर शिकारी है, खाद्य संग्राहक है, लेकिन आदि मानव के द्वारा यहाँ क्या कर दिया कि साहब पशुपालन की शुरुआत कर दी। क्या कर दी है कि आदि मानव यहाँ पशुपालन की शुरुआत कर देता है। तो आदि मानव के द्वारा पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत मध्यकाल में आते आते, मध्य पाषाण काल में आते आते आदि मानव ने क्या कर दिया है, कैसा पशुपालन की शुरुआत कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आदि मानव के द्वारा जो पशु पाले जा रहे हैं वो पशु अभी भी किसी और कार्य के लिए पाले नहीं जा रहे। यानी कि अगर पशुओं को पाल रहा हो, कहीं इनसे दूध ले रहा हो तो दूध वगैरह के उपयोग के लिए या किसी आर्थिक महत्व के लिए पशुओं को नहीं पाल रहा है। अभी भी पशुओं को पाल रहा है किसके लिए, कैसा भोजन के लिए। कि कैसे, कि मध्य पाषाण काल में आते आते जब बुद्धि की, मानव की बुद्धि का थोड़ा बहुत विकास हो चुका है तो इस टाइम किया क्या इसने कि यार मुझे कल भूख लगती है और भूख लगने के लिए मैं जंगल में जाता हूं और जंगल से किसी ना किसी शिकार को करता हूं। कल को कभी कभी ऐसा होता है कि ये खुद आदि मानव भी किसी का शिकार बन जाता है।
तो इसके लिए इसने ये किया कि पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया और पशुओं को पालकर एक बेड़े में रख लिया, एक बाड़ेबंदी के अंदर। और बाड़ेबंदी के अंदर रख के इसने किया कि कल को अगर मुझे जैसे ही भूख लगती है तो एक जानवर को उठाता है और जानवर को मारता है और खा लेता है। तो इस टाइम भी क्या कर रहा है आदि मानव, किसके लिए कर रहा है कि सब मांस प्राप्ति के लिए। अभी आर्थिक क्रियाओं के लिए पशुओं को पालना स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि हमें पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे, साक्ष्य प्राप्त कहां से हो रहे हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य किसके? पशुपालन के साक्ष्य। और पशुपालन के साक्ष्य हमें दो जगह से प्राप्त हो रहे। एक तो कौन सा है कि आदमगढ़ एमपी, आदमगढ़ एमपी, और एक है अपने पास कौन सा कि बागौर भीलवाड़ा, बागौर भीलवाड़ा। आदमगढ़ एमपी और बागौर भीलवाड़ा से क्या है हमें पशुपालन के क्या मिल गए साहब? साक्ष्य मिल चुके। अब आदि मानव की दो आवश्यकताएं पूरी हो गई भैया। कौन सी? कि जब भूख लगी तो बाड़े में तो पशु उठाया और पशु मारो और खा लिया। दूसरी बात रहने की व्यवस्था, कि यार गुफा में जाके नहीं, आराम से रहने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। लेकिन जब उसके पास खाली टाइम बच गया तो खाली टाइम में करे क्या आदि मानव? तो आदि मानव ने करना क्या किया है? गुफाओं में बैठा हुआ और गुफाओं में बैठा बैठा क्या कर रहा है कि चित्रकारी कर रहा है। तो इस टाइम आके क्या किया कि गुफाओं में चित्रकारी की शुरुआत, गुफाओं में चित्रकारी। अब आदि मानव गुफाओं में क्या कर रहा है कि सब चित्रकारी कर रहा है। कि चित्रकारी कर कैसे रहा है? कि चित्रकारी साहब ऐसे कर रहा है कि चित्रों यानी कि रेखाओं के माध्यम से, किसके? गुफाओं में चित्रकारी के रेखाओं के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से चित्र बना रहा है। कैसा? रेखाओं के माध्यम से चित्र कैसे बना रहा है? कि रेखाओं के माध्यम से चित्र ऐसे बना रहा है कि इसने एक गोला खींच दिया, उसके नीचे डंडा खींच दिया, इधर एक हाथ लगा दिया, इधर एक हाथ लगा दिया, इधर एक हाथ लगा दिया। इससे कह दिया कि किसकी है? कि मानव की तस्वीर है ये। हम किससे अनुमान लगा रहे हैं? जब इसने चित्रकारी कर रही है तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए तो क्या है कि आदि मानव क्या कि मानव का चित्र बना रहा है। कैसा? पशुओं का कैसा पता लगा रहे कि पशु का इस प्रकार से पता लगा रहे कि एक लाइन ऐसे खींच रहा है, एक लाइन ऐसे खींच रहा है, नीचे क्या है? चार टांगे बना रहा, राखा टप में पूंछ बना रहा, ऊपर क्या बना रहा? दो सींग बना रहा। तो इससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि चित्रकारी कर रहा है कि मानव की भी चित्रकारी कर रहा है, उसके साथ साथ क्या पशुओं की भी चित्रकारी। अब रेखाओं के माध्यम से क्या बना रहा है? कि चित्र बना रहा है। जब रेखाओं के माध्यम से चित्र बना रहा है तो चित्रों में किन रंगों का उपयोग कर रहा है? तो चित्रों के अंदर, चित्रों में गहरे हरे व गहरे लाल रंग का उपयोग, गहरे हरे व गहरे लाल रंग का उपयोग चित्रों में कर रहा है। अगर अपन कहें तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर रहा है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर रहा है। किसके लिए? कि साहब गुफाओं में जो चित्रकारी कर रहा है उसके लिए किसका उपयोग कर रहा है? कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर रहा है। कि प्राकृतिक रंगों का कैसे? कि प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा क्या है कि हरे हरे पेड़ भी है, हरी घास भी है, उनके द्वारा क्या ले लिया कि हरा रंग ले लिया। फूलों से क्या ले लिया कि साहब लाल रंग ले लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पे जो आदि मानव है वो किसका? कि प्राकृतिक रंगों का क्या कर रहा है? कि साहब उपयोग कर रहा है। अगर आगे मैं बात करूं, देखो
कि गुफा चित्रकारी की बात तो कह दी, लेकिन गुफा चित्रकारी के राजस्थान में कोई साक्ष्य है क्या? कि राजस्थान से गुफा चित्रकारी के हमें कोई साक्ष्य मिले क्या? तो हम आगे कह सकते हैं कि गुफा चित्रकारी के राजस्थान में भी साक्ष्य प्राप्त हुए। कि गुफा चित्रकारी के राजस्थान में साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? सुनो, राजस्थान में चित्रकारी के साक्ष्य, अगर राजस्थान के पर्पज से चित्रकारी की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर चित्रकारी के सबसे पहले आते हरसोला, हरसोला, डडीगर, हरसोला, डडीगर, ये कहाँ है साहब का? अलवर। दर, दर कहाँ है के साहब? भरतपुर में। दर कहाँ है? भरतपुर में। क्या अगला आ जाता है हमारे पास? कौन सा? टिपटिया, टिपटिया कहाँ के साहब? कोटा में। ठीक है ना। इसके बाद बात करूं तो बैराट, बैराट कहाँ के साहब? जयपुर में। बैराट कहाँ है के साहब? जयपुर में। एक अगर बात करूं आगे आपसे मैं कि नगरी, के नगरी कहाँ के साहब? चित्तौड़। इन स्थानों से हमें क्या कि राजस्थान में गुफा चित्रकारी के क्या मिले हुए के साक्ष्य प्राप्त। ठीक है ना। ये बात थी किसकी? मध्य पाषाण पर। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी मीसोलिथिक साइट के रूप में अगर देखें अपन तो मीसोलिथिक साइट के अंदर आती है अपनी कौन सी? बागौर सभ्यता। कौन सी है? बागौर सभ्यता। तो बागौर सभ्यता के बारे में बात करूंगा आपसे मैं, कौन सी अपने पास? बागौर सभ्यता। और ये बागौर जो सभ्यता है ये राजस्थान की सबसे बड़ी मध्य पाषाण कालीन मीसोलिथिक साइट है। सबसे बड़ी राजस्थान की मीसोलिथिक साइट है। अगर बागौर सभ्यता की अगर बात करूं तो बागौर सभ्यता प्रेजेंट टाइप में है कहाँ? तो बागौर सभ्यता जो है वो बागौर सभ्यता है कहाँ के? जिला है इसका कौन सा? भीलवाड़ा। जिला कौन सा है? क्या? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के अंदर कौन सी सभ्यता है? कि बागौर सभ्यता। अगर मैं बात करूं कि साहब बागौर सभ्यता किस नदी के किनारे, तो नदी है हमारी कोठारी। कौन सी नदी हो गई? के कोठारी। के बागौर सभ्यता कहां से प्राप्त हुई है? कि साहब बागौर सभ्यता जो प्राप्त हो रही है भीलवाड़ा जिले से। और टीले की अगर बात करूं तो टीला है हमारे पास कौन सा? के महासती का टीला। टीला कौन सा है? कि टीला साहब महासती का टीला। महासती का टीला। इस महासती के टीले से हमें क्या प्राप्त हो रही है? कि साहब बागौर सभ्यता प्राप्त हो रही है। कौन सी सभ्यता प्राप्त हो रही है? बागौर सभ्यता प्राप्त हो रही है। अगर बागौर सभ्यता के बारे में और आपसे चर्चा करूं कि बागौर सभ्यता की खोज और उत्खनन की किसने, तो देखो बागौर सभ्यता की खोज व उत्खनन खोज व उत्खनन, खोज और उत्खनन किए कब? 1967 व 1968 ईस्वी में। और ठीक किसने के साथ किए? एल एस लेसनिक। एल एस लेसनिक प्लस बी एन मिश्र के द्वारा। एल एस लेसनिक व बी एन मिश्र के द्वारा बागौर सभ्यता की क्या की गई है? खोज की गई है। अब सेकंड बात हमारे पास आती है कि बागौर सभ्यता को मध्य पाषाण काल की सभ्यता कह रहे हैं या मीसोलिथिक साइड के अंदर क्यों काउंट कर रहे हैं? देखो जो अपन की जो बागौर सभ्यता है
इस बागोर सभ्यता के अंदर, इस बागोर सभ्यता के अंदर हमें 3 टाइम पीरियड के क्या मिल रहे हैं कि साक्ष्य मिल रहे हैं। 3 टाइम पीरियड के क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। एक तो कौन सा है कि मध्य साक्ष्य, क्या साक्ष्य 3 टाइम पीरियड के कैसे मिल रहे हैं कि तो अपने पास कौन सा है कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के क्या है कि हमें बागोर सभ्यता से क्या मिल रहे हैं कि सब साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके अलावा मैं बात करूं यहां से ताम्र पाषाण काल के, हमें क्या मिल रहे हैं यहां से ताम्र पाषाण काल के क्या मिल रहे हैं हमें यहां से साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं कि इस टाइम हमें कौन से साक्ष्य मिल रहे हैं कि सब लोहे युग के हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ से कि साक्ष्य मिल रहे हैं। यहाँ से लोह युग के हमें क्या मिल रहे हैं, साक्ष्य मिल रहे हैं। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे हैं हमें यहाँ से। लोह पाषाण काल के हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं। दूसरा है कि लोह युग के हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ से साक्ष्य मिल रहे हैं। अगर तीनों का अगर मैं बात करूं इस टाइम पीरियड में, तो इस जो बागोर सभ्यता है, इस बागोर सभ्यता को हम कह सकता हूं कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय की क्या दे रहा हूं, इसको संज्ञा दे रहा हूं। इस बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति के संग्रहालय की संज्ञा देते हैं। आदिम संस्कृति संग्रहालय की संज्ञा देते हैं। किसके बारे में कहते हैं, किस बागोर सभ्यता के बारे में आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। किसके बारे में, बागोर सभ्यता के बारे में आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। आगे अगर मैं बागोर सभ्यता की और आपसे अगर चर्चा विस्तृत चर्चा करूं, तो बागोर सभ्यता से और हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए कि बागोर सभ्यता से और हमें ऐसी क्या चीजें मिली है जिससे हम कह सकते हैं कि बागोर सभ्यता। तो देखो साक्ष्य क्या है हमारे पास, साक्ष्य। अगर साक्ष्यों के अंदर और मैं अगर आपसे बातें करूं, तो बागोर के अंदर से हमें और क्या मिल रहा है कि बागोर के अंदर से हमें और मिल रहे हैं सर, देखो साक्ष्यों की अगर बात करूं तो साक्ष्यों में और क्या मिल रहा है कि साहब और हमें यहां से मिल रहे हैं क्या, नरकंकाल प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं कि कंकाल प्राप्त हुए हैं, यहां से प्राप्त हुए क्या साहब, कंकाल। क्या कंकाल भी कितने, क्या कंकाल भी प्राप्त हो रहे हैं हमारे यहाँ से, 4 कंकाल प्राप्त हुए। कितने, क्या 4। कि 4 कंकाल है कैसे हैं कि 4 कंकालों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या मिल रहा है कि 42 वर्षीय महिला के साक्ष्य, महिला के क्या मिल रहे हैं, कंकाल के साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां से कि 19 वर्षीय महिला के साक्ष्य, 19 वर्षीय प्रौढ़ महिला के साक्ष्य, 19 वर्षीय महिला के साक्ष्य। महिला का मतलब यहाँ जो कंकाल हमें प्राप्त हुए, एक तो कंकाल प्राप्त हो रहा है कितनी, 42 वर्षीय महिला का, एक प्राप्त हो रहा है कितना, 19 वर्षीय महिला का। उसके अलावा एक महिला के गले से हमें गुर्रियों की माला प्राप्त हुई है, यानी कि एक महिला के कंकाल से एक महिला के कंकाल से गले में गुर्रियों की माला, गुर्रियों की माला प्राप्त हुई। गुर्रियों की माला क्या हुई हमें, प्राप्त हुई। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं और क्या प्राप्त हो रहा है कि एक महिला के गले में हमें सिक्का चिपका हुआ मिला है, यानी कि एक महिला को जो कंकाल प्राप्त हुआ, कंकाल से क्या प्राप्त हुआ है कि गले में सिक्का प्राप्त हुआ है। देखो एक महिला के गले से सिक्का चिपका प्राप्त हुआ, सिक्का चिपका हुआ प्राप्त हुआ।
ठीक है ना। अगर और साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं तो हमें सबसे पहला क्या बागोर से मिला ही क्या है हमें, कि पशुपालन के साक्ष्य मिले। किसके? पशुपालन के साक्ष्य। क्या प्राप्त हो गया हमें? पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो गए। अब पशुपालन के बाद अगर मैं बात करूं आगे कि और क्या प्राप्त हुआ है, कि देखो पशुपालन के जब साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं तो साथ साथ ही हमें क्या मिल रहा है कि सब कसाई खाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। कसाई खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कसाई खाने की क्या मिलेगी हमसे? साक्ष्य मिलेगी हमें। कि अगर मैं और प्राप्त करूं कि यहाँ से और क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, तो और अगर साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं यहाँ से कि हमें यहाँ से और क्या मिला है कि साहब और भी मिली चीजें हमें, कि हमें यहाँ से 5 ताम्र उपकरण मिले हैं, 5 ताम्र औजारों की प्राप्ति हुई है। और क्या प्राप्त हुआ है कि साहब यहाँ से 5 ताम्र औजार प्राप्त हुए। पांच क्या प्राप्त हुए? ताम्र औजार प्राप्त हुए, जिसमें से हमें 3 तो क्या मिले कि सब बानाग्र मिले। 3 क्या मिले? बानाग्र मिले। एक क्या मिला है कि भाले का फलक मिला है। भाले का क्या मिला है? कि फलक मिला है। और क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से कि एक तकवा नवा छड़ मिली है। एक क्या मिला है कि तकवा नुमा छड़ प्राप्त हुई। अब इनको समझना, देखो मैंने बात की कि 3 बानागर प्राप्त हुए, तो बाण प्राप्त नहीं हुए हमें, ओनली 4 बानागर प्राप्त हुए। तो बानागर कैसे होते हैं कि देखो बानागर जो बाण के ऊपर वाला जो बाण के आगे जो वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट हमें प्राप्त हुआ है बानागर के रूप में। अगर मैं बात करूं कि एक किसका किसका भाले का क्या मिला है कि फलक मिला है। भाले का फलक ये है कि जो भाले का जो आगे वाला जो शीट्स पार्ट है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है। तो भाला प्राप्त हो रहा है, भाले का क्या मिल रहा है हमें यहाँ से? फलक मिल रहा है। तो आगे जो वो आला है इसका जो आगे वाला जो पार्ट है वो हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। एक मिल रहा है कि यहाँ से तकवानुमा छड़ के, तकवानुमा छड़ कैसी है? तकवानुमा छड़ ऐसी है साहब, हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी सी है, थोड़ा सा दुखाव है इसके अंदर। और ये कैसी है? कैसा तांबे की है। कैसी है ये? तांबे की। तो ये छड़ भी हमसे कहां से प्राप्त हो रही है कि साहब हमें बागोर से प्राप्त हो रही है। आगे बागोर सभ्यता के बारे में और आपसे चर्चा करूं मैं कि बागोर सभ्यता से और हमें क्या प्राप्त हुआ। कि बागोर सभ्यता की अगर बात करूं कि बागोर सभ्यता के अंदर जो हमें भवन मिले, उन भवनों की फर्शों के अंदर पत्थरों का उपयोग किया गया। तो अगली बात करूं, भवनों की फर्श में, भवनों की फर्श में पत्थर का उपयोग किया गया। पत्थर का उपयोग किया गया। बागोर सभ्यता से जो हमें क्या मिले? भवन मिले। इन भवनों में क्या है कि जो फर्श है, इन फर्शों के अंदर किसका? पत्थर का उपयोग किया गया है। लेकिन यहाँ के भवन कैसे हैं कि साफ भवन मिले, फूस की क्या मिली है? झोपड़ियां मिली है। क्या मिली है? फूस की झोपड़ियां। तो भवनों में हमें प्राप्त क्या हुई है कि साहब फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई। फूस की झोपड़ियां प्राप्त, क्या प्राप्त हुई है? फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई। लेकिन बागोर सभ्यता के अंदर सबसे अच्छी इन झोपड़ियों के अंदर हमें मिल रहे हैं बातरोधी पर्दे। ये कह सकते हो कि बागोर सभ्यता जिस टाइम में थी उस टाइम के इसको कह सकते हो आप क्या? एसी। क्या कह सकते हो? एसी। ये बातरोधी पर्दे एसी का कार्य करते थे। कैसे? जैसे इन बातरोधी पर्दों को क्या खिड़की पे लगाया जाता, तो खिड़की के माध्यम से जैसे गर्म हवा आती थी, क्योंकि उन पर जो फूस के बने होते थे बातरोधी पर्दे, और इन बातरोधी पर्दों पर पानी टपकता रहता था और पानी से क्या गीले होते रहते थे। अब जैसे ही गर्म हवा इनके संपर्क में आएगी तो झोपड़ी के अंदर क्या जाएगी? ठंडी हवा।
तो उस टाइम के क्या है, बातरोधी पर्दे क्या है, एसी है। तो यहां से क्या मिला हमें कि बातरोधी पर्दे प्राप्त हुए। बातरोधी क्या हमें पर्दे प्राप्त हुए। बातरोधी पर्दे प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगे बागौर सभ्यता से और क्या प्राप्त हुआ है, कि और हमें भी प्राप्त हुए। एक तो क्या मिला है कि सब गधा का शीर्ष मिला यहां से, गधा का क्या मिला है कि शीर्ष मिला है। कि और क्या प्राप्त हुआ, और प्राप्त हुआ है हमें यहाँ से सिलवट्टे। और क्या प्राप्त हो गए यहाँ से, सिलवट्टे प्राप्त हो। तो बागौर सभ्यता के अंदर से और भी बहुत सी चीजें मिली है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको मैंने बागौर सभ्यता के अंदर बता दी। ठीक है ना। इसके बाद मध्य पाषाण काल के बाद आता है कौन सा, नव पाषाण काल। लेकिन उससे पहले क्या, पहले की थोड़ी चीजें तुमको बता देता हूं। देखो, इतिहास काल को 3 भागों में बांटा हमने, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया मैंने कि पाषाण काल आता है, इसके लिखित साक्ष्य हमारे पास प्राप्त नहीं है। आद्यैतिहासिक काल, जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता। उसके बाद आते हैं हमारे पास इतिहास काल, जिसके लिखित साक्ष्य भी हमारे प्राप्त है और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। आगे अगर मैं बात करूं कि प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल को भी मैंने आपको 3 पार्टों में बांट के बताया कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। जो 14 से का चलता है कि 10,000 बीसी, और 10,000 बीसी से 7,000 बीसी के मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल 7,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। आगे मैंने आद्यैतिहासिक काल को भी आपको बांट के बताया, कौन सा कि प्राग हड़प्पा स्तर, परिपक्व हड़प्पा स्तर और कौन सा विकसित हड़प्पा स्तर। अब इसके अंदर भी कौन सा कि 3250 से 2350 तक प्राग हड़प्पा, परिपक्व है 2350 से 1750 और 1750 के बाद कौन सा है अपना विकसित हड़प्पा स्तर है। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, पुरा पाषाण काल के अंदर आदिम मानव, और आदिम मानव को नाम दिया मैंने होमो इरेक्टस। ठीक है ना। शिकार ये खाद्य संग्रह के औजार है, उसके बेडोल पाषाण उपकरण। 3 तकनीकों उपयोग कर रहा है पाषाणों के लिए उपकरण निर्माण में। निर्माण के लिए कच्चा माल उपयोग में ले रहा है, कच्चा माल में किसका, क्वार्टर जैट का उपयोग कर रहा है, और जेस्पर चट्रोफेट का उपयोग कर रहा है। लेकिन जो सबसे पहले इसको आदिमानव के द्वारा जो उपकरण उपयोग में लिए जा रहे हैं वो कौन से हैं, कैसा क्वार्टर जैट पाषाण उपकरणों का क्या किया रहा है, उपयोग किया जा रहा है। औजार के अंदर बट्टिकासम, बिदारनी, अस्पतार, कुचरनी, चॉपर और चॉपिंग का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। उसके बाद अगर बात करूं कि निवास स्थान, निवास कर रहा है गुफाओं के अंदर। गुफाओं में पहले साक्ष्य मिले हमारे पास भीमबेटका। एमपी के अंदर जहां से मिली है 642 केव मिली है। राजस्थान के अंदर ओला, समदा, जैसलमेर, जायल, नागौर में, बैराड़ जयपुर में, ढिंगरिया जयपुर में, और गरड़दा बूंदी के अंदर हमें ये क्या प्राप्त हो रही है। आगे अगर बात करूं कि 1870 ईस्वी में नवीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुआ उसके अंदर कौन सा, सिया जैकट, ये इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर 1870 में कौन से बेटा, ये नवीनतम साक्ष्य, नवीनतम साक्ष्य। ठीक है ना। किसके, नवीनतम साक्ष्य किसके, गुफाओं में निवास के। गुफाओं में निवास। ठीक है ना। कहते कि इंद्रगढ़, बूंदी और बैराड़ जयपुर 1908 में सेट्टनकार महोदय ने झालावाड़ में इन गुफाओं से पुरा पाषाण काल के औजारों के प्राप्त हुए हम यहाँ से। अगर मध्य पाषाण काल की बात करो तो यहाँ पे भी आदि मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक है, लेकिन औजारों के अंदर वो कौन से सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का उपयोग कर रहा है, जिसमें उपकरण कैसे के ज्यामिति और गैर ज्यामिति है। उसके अलावा अगर करूँ तीर कमान का उपयोग कर रहा है, मृत भांडों का उपयोग कर रहा है, लेकिन मृत भांड कैसे के, हाथ से निर्मित है। कहाँ से प्राप्त होने के, चौपानी मंडो यूपी से हमें क्या प्राप्त हुए। अगली बात करूँ, आदि मानव के द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी, और पशुपालन के जो साक्ष्य हमें मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, कि आदमगढ़ एमपी और बागौर भीलवाड़ा के अंदर के राजस्थान में गुफा चित्री की शुरुआत कर देता है। रेखाओं के माध्यम से चित्रों का निर्माण कर रहा है, गहरे और लाल रंगों पर उपयोग कर रहा है जो कैसे प्राकृतिक रंग है। राजस्थान में चित्रकारी के जो साक्ष्य मिल रहे हैं, हरसोला, समदा, डडीकर, ये कहाँ है, अलवर में, दर भरतपुर में, तिपटिया कोटा में, बैराड़ जयपुर में, और नगरी चित्तौड़ के अंदर है। आगे अगर मैं बात करूँ बागौर सभ्यता, बागौर सभ्यता है कहाँ है, कि बागौर भीलवाड़ा में, नदी कोठारी, टीला, महासती का टीला खोज और उत्पन्न करता है 67 में एल एन लेसनिक और बी एन मिश्र के द्वारा। आगे बात करूं कि साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त होने के, साक्ष्य प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग के
अगर आदिम, इनको हमने मिला के क्या कह दिया कि आदिम संस्कृति का क्या ये संग्रहालय है। आगे इसकी मैं बात करूँ कि यहाँ से और क्या प्राप्त हो रहा है साहब, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, कसाई खाने के क्या मिल रहे हैं कि साक्ष्य मिल रहे हैं कि 4 कंकाल मिले और 4 कंकालों में 42 वर्षीय प्रौढ़ महिला, 19 वर्षीय महिला और एक महिला के कंकाल से गले में क्या मिला है हमें, कंकाल से गले में, कंकाल के गले में हमें क्या प्राप्त हुआ है, गुर्रियों की माला प्राप्त हुई है। उसके आगे मैं बात करूं, गले से गुर्रियों की माला प्राप्त, एक महिला के गले से सिक्का चिपका हुआ मिला है, ठीक है ना। आगे 5 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए जिनमें 3 बानाग्रे, एक भाले का फलक है और एक तगवा नुमा छड़ प्राप्त हुई है। आगे बात करूं, भवनों के फर्श में पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है और भवन कैसे है कि फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई है। अब इन फूस की झोपड़ियों के अंदर हमें पातरोधी पर्दे प्राप्त हुए हैं जो उस टाइम क्या क्या एसी का कार्य करते थे। आगे यहाँ से गधा का शीर्ष मिला है कि गधा का शीर्ष होता के साहब ऐसा गधा होता है, गधे का आगे का ये शीर्ष प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इस गधे का शीर्ष प्राप्त होगा, सिलवट्टे यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गए। आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे जहां पर आपको क्या बताऊंगा नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल से कैसे ग्रामीण संस्कृति से नगरीय सभ्यता में आता और कैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता कहलाती। इन सारी बातों का डिस्कस करेंगे हाँ अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।